अमित शाह भी संसद भवन पहुंचे क्योंकि थोड़ी ही देर में अब कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। इसके बाद निर्मला सीतारमण इस बजट को लोकसभा में पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण पहले से ही संसद भवन पहुंची हुई हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू से वो मिल चुकी हैं। वहां से अनुमति लेने के बाद अब कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होती है, इसमें भी बजट को लेकर चर्चा होती है और यहां से मंजूरी मिलने के बाद बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक 11 बजे का वक्त होता है जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण शुरू करती हैं। तो सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ इंडिया पे लगातार जारी है। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पहली तस्वीर आई थी जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय के लिए रवाना हुई थी, अपनी कोर टीम के साथ उन्होंने बैठक की थी। फिर बही खाता यानी बही खाते में जो टैब होता है, क्योंकि पेपरलेस ये बजट होता है, उसको लेकर हाथों में निकली, मीडिया में तस्वीरें खिंचवाई। ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी रहे हैं। पुरानी रवायत थी, कोई सूटकेस लेकर निकलता था, कोई पोटली लेकर निकलता था। अब बही खाता लेकर निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं और देश के आम आदमी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं कि उसके लिए, उसकी जिंदगी पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि बनी हुई है और सुरभि के साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी बने हैं। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अतुल अग्रवाल जी। आप सीए हैं और टैक्स एक्सपर्ट भी। सर, टैक्स को लेकर के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। खासतौर पर यह माना जा रहा है कि बीते साल के मुकाबले अगर इस साल की बात करें तो इस साल थोड़ा सा टैक्स स्लैब में और राहत मिल सकती है। इसको लेकर के मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। जहाँ तक टैक्स राहत की सवाल का आप कर रहे हैं, मेरे हिसाब से टैक्स में बहुत ज़्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, जिसको ऑलरेडी सरकार कैबिनेट में पास कर चुकी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी है। तो ये जो बजट है, इसमें कुछ बेसिक एग्जेम्पशंस जरूर आ सकती हैं। जैसे एक कयास लग रहा है कि एक फैमिली टैक्स की बात कर रही है सरकार, जिसमें कपल टैक्स दिया जाएगा, कपल को एक एग्जेम्पशन दी जाएगी। तो जो 12 लाख की एग्जेम्पशन है उसको कंबाइन करके 24 लाख तक करने की संभावना है। अभी क्या होगा ये हमारी माननीय वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तब बताएंगी। लेकिन अगर ये कपल टैक्स आता है तो उस केस में फैमिली टैक्स जिसको हम बोल रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली जो हमारा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सर, एनपीएस का भी जिक्र बार-बार आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसमें भी बदलाव किया जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए, एनपीएस में बदलाव करने के पीछे जो कारण है, आपको याद होगा सरकार पीछे यूपीएस लेकर के आई थी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई थी, और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने उनको ऑप्शन दिया था कि आप एनपीएस या यूपीएस में एक ऑप्शन ले सकते हैं, और यूपीएस में काफ़ी कम लोग गए। उसका एक बहुत बेसिक रीज़न था, क्योंकि एनपीएस में जब आप रिटायर होते हो तो 60% फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो, जो सुविधा यूपीएस में अवेलेबल नहीं थी। बट यूपीएस में और बाकी की सुविधाएं थी, स्पेशली जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे थे जिनको मिनिमम 10,000 पर मंथ मिलना था, वो एक सुविधा जो एक नॉर्मल एनपीएस में नहीं मिल रही थी वो यूपीएस में थी। तो उसके चलते सरकार ने एक निर्णय लिया कि एनपीएस में भी थोड़ा सा बदलाव किया जाए, जिससे कि लोगों का झुकाव यूपीएस की तरफ भी बढ़े। तो ये एक बहुत बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से सरकार एनपीएस और यूपीएस में लेकर के बदलाव की बात सोच रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अब अरविंद मोहन सर, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ। जब क्योंकि इससे पहले भी मेरा सवाल यही था कि सर 2026 का बजट बहुत ज़्यादा खास हम किन मायनों में मान सकते हैं, क्योंकि आपने भी न जाने कितने बजट अब तक कवर किए होंगे। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि अब तक के बजट के मुकाबले इस बार का बजट इतना ज़्यादा उम्मीदों भरा क्यों रह सकता है। देखिए, इकोनॉमी हमारी सारी ट्रंप की कोशिशों के बावजूद या ट्रंप के हंगामे के बावजूद हमारी इकोनॉमी अच्छा फंक्शन कर रही है और सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं। ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन अभी भी 7% के ऊपर किया जा रहा है। तो ये सारे इंडिकेशन अच्छे हैं, लेकिन ये एक तरह से ऊपरी इंडिकेशंस हैं। बड़े पैमाने पे विदेशी पूंजी यहाँ से जा रही है, इंस्टीट्यूशनल भी और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों पैसा बाहर निकल रहा है।
बीच में लग रहा था कि हिंदुस्तान का पैसा आके उसकी भरपाई कर देगा, लेकिन अब एक खास पोजीशन पे आके लग रहा है कि उससे काम चलने वाला नहीं है। जो पैसा निकल रहा है वो हमारी इकोनॉमी पे एक तरह से परेशानी पैदा करेगा। और दूसरा सराफा बाजार, करेंसी बाजार, शेयर बाजार, इन तीनों का बिहेवियर ऐसा हुआ है जो कहीं से भी इंडस्ट्री को चैन नहीं लेने दे रहा है। तो अब जो इंडस्ट्री चलेंगे या ये जो ऊपर एक तरह से उसकी मददगार चीज़ें हैं वो चलेंगी, वो देखने की चीज़ होगी। तो इस बजट में वो क्या करती हैं, उनके लिए टफ काम है कि इसको किस किस्म से रेगुलेट करेंगी, वो देखने की। और एक बड़ा जो मुझे अपना लगता है कि ये जो मुफ्त खाने वाली खासतौर से योजना है 5 किलो अनाज वाली, उसको लेके भी कोई ना कोई इस बजट में कोशिश करेगी सरकार कि या तो इसमें कमी की जाए, बंद किया जाए, लोगों को की संख्या कम की जाए, क्योंकि ये भी इकोनॉमी के लिए एक खास किस्म का बर्डन बन रहा है। लोगों के पास पैसा जाए ये ज़रूरी है, ये इन्वेस्टमेंट वाली बात में भी ये ज़रूरी है कि लोगों के हाथ में पैसा आए, लेकिन ये जो मुफ्त खाने वाला और इसका वाला है, ये मुझे नहीं लगता कि इससे इकोनॉमी को ज़्यादा लाभ हो पा रहा है। लोग खाएं और भूखे न रहें, वो तो बहुत बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन जो पैसा हाथ में आए उसमें उनकी मर्जी रहे कि वो इन्वेस्ट करें, वो कहीं अपने हिसाब से कंज्यूम करें, और वो इकोनॉमी को बूस्ट बेटर देगा। सर, तो क्या हम ये मान करके चले कि 2026 का जो बजट होगा वो फिजिकल डेफिसिट को बेनिफिशियल बनाने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए भी ये हो सकता है? फिजिकल डेफिसिट अभी कोई इतने मुश्किल स्थिति में नहीं है, और फिजिकल डेफिसिट अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है लंबे प्रोजेक्ट पे, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी, तो फिजिकल डेफिसिट बर्डन उस तरह से नहीं बनता है। अगर वो प्रोडक्टिव काम में जा रहा है तो वो बर्डन नहीं बनता है, लेकिन एक सीमा के बाद वो परेशानी पैदा करता है, खासतौर से इन्फ्लेशन के मामले में वो परेशानी पैदा करेगा। अभी तक इन्फ्लेशन के फ्रंट पे हम लोग बहुत ही सेफ हैं पिछले काफ़ी बरस से, कभी भी इन्फ्लेशन इस लेवल, और इस चलते बैंकिंग रेट और इन सब चीज़ों में बड़ी सुविधा हो जाती है, आराम से आप उनको कम कर ली। लेकिन एक बार अगर ये फिजिकल डेफिसिट के चलते मान लीजिए कि 4%, 6% अगर वो हो और इन्फ्लेशन उस लेवल पे आ जाए, तो वो हमारे लिए फिर संभालना मुश्किल होगा। तो फिजिकल डेफिसिट वाला मामला, लेकिन ये जो अभी बड़े स्टेप की ज़रूरत है जी। उसमें निश्चित रूप से सरकार को अपने पैसे से कहीं ना कहीं दखल देना होगा। करेंसी के मामले में हम देख रहे हैं सब, हालांकि सराफा वगैरह की लूट तो मुझे लगता है कि सट्टेबाजी है, बेसिकली दुनिया की डिमांड है, लेकिन अपने यहाँ सट्टेबाजी। सर, इससे पहले कि मैं एआई एक्सपर्ट के पास जाऊँ, एक और इसमें छोटा सा सवाल मैं ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगी। सर, हम देख रहे हैं कि जैसे पहले के मुकाबले रुपया थोड़ा और गिर गया है, और इसको लेकर के लोगों के बीच में थोड़ा सा ये भी डर का माहौल हमने देखा कि न जाने अभी आने वाले समय में और महंगाई कितनी देखने को मिलेगी। तो सर, बजट पेश होने के बाद से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये आम चुनाव वाला समय नहीं है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बजट सेट किया जा रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया जाएगा, तो उसके बाद हम उससे ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हम भी अपने फ्यूचर के आधार पर हमें कैसे सेविंग्स करनी है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये हम पहले से प्लानिंग कर ले। काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल लाइन पर लेके आई हैं फाइनेंस मिनिस्टर पिछले कई वर्षों में, लेकिन कुछ इलाके अभी निश्चित रूप से बचे हुए हैं जिनमें गवर्नमेंट के दखल की ज़रूरत है। और इन्वेस्टमेंट एक चीज़ है जिसको एक दफ़े तो मॉरिशस रूट से खोला गया पैसा, तो काफ़ी पैसा आने लगा, उसमें अभी भी डाउट है कि वो पैसा कितना अपना था, ब्लैक था, कितना, लेकिन उसने इकोनॉमी को बड़ा तेज बूस्ट दिया, क्योंकि इतना पैसा जब आया। अब दिक्कत ये हो रही है वही कि बड़े पैमाने पे, और दुनिया में, सारी दुनिया में ये चेंज हो रहा है कि जो मजबूत इकोनॉमी है उनमें पैसा जा रहा है। अभी तक जब तक दुनिया थोड़ी स्थिर थी तो छोटी इकोनॉमीज में पैसा आ रहा था, क्योंकि यहाँ ग्रोथ का के पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन बड़ी इकोनॉमी में जाने का मतलब है कि लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अपना पैसा से, जैसे अमेरिकी इसमें पैसा अभी भी लग रहा है काफ़ी, तो लगने का मतलब है कि लोगों को भरोसा उन पे ज़्यादा है हमारे सिक्योरिटीज़ की तुलना में या हमारे बाजार की तुलना में। तो ये फ़र्क है। अब जब बहुत हलचल होगी तो ये चीज़ होगी कि लोग सुरक्षा ढूंढ, सोना चांदी भी इसीलिए दुनिया भर में भी महंगा इसलिए भी हुआ है कि उनको लगता है कि वो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इकोनॉमी इससे नहीं चल सकती। इकोनॉमी को प्रोडक्टिव चीज़ों पे आना होगा, सर्विसेज पे आना होगा, तो उन पे जब काम, एग्रीकल्चर पे आना पड़ेगा, तो उन पे अगर
आना है या लौटाना है, और अभी कई तरह के जैसे यूरोपियन यूनियन का जो एग्रीमेंट हुआ है वो है, अमेरिका से एग्रीमेंट होने को लगभग है, इन सब में ये पोटेंशियल है कि कुछ चीज़ों पे बहुत बर्डन आएगा। कई चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जैसे कार खोल दिया, मशीनरी खोल दी, 0% अगर आप कर रहे हैं तो हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर कहाँ खड़ा होगा? उसको बचाने के लिए क्या कर रही हैं? शराब खोल दिया जिस तरह से, जिस लेवल पे, अगर फ्रेंच वाइन 0% पे आपके यहाँ या बहुत मामूली टैक्स पे मिलना शुरू हुआ तो फ्रांस को तो फायदा होगा, हमको क्या होगा ये देखने की। तो ये चेंजेस बड़े भारी होने वाले हैं, उनको कैसे संभालती हैं ये असल दिलचस्पी है कि हमारी पूंजी बाहर न जाए, प्रोडक्टिव कामों में लगे, और ये जो बाहर खोलने, सारी दुनिया बंद हो रही है, ट्रंप के आने के बाद से बाड़े फिर से उठ रहे हैं ट्रेड के, हम लोग खोल रहे हैं। अब ये एक कंट्राडिक्शन है, इसको संभालना, इकोनॉमी मजबूत है तो हमको थोड़ा गुंजाइश है हमारे लिए कि हम आराम से कर लें, लेकिन कितना कर पाएंगे ये देखें। ठीक है सर। तो अब मैं आपके पास लौटूंगी, और गौरव वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर एआई एक्सपर्ट हैं। सर, जब हम एआई टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, एआई की बात हम अलग अलग जोन्स, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट और प्रोफेशन में भी हम देखते हैं। सर, जब इसका यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न मजबूत करने के लिए, ताकि ये सिक्योरिटी जो लैब्स अगर हो रहे हैं उसको और मजबूत किया जा सके, उसके लिए भी खर्चे होते हैं। तो सर, उसके लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? एआई सेक्टर को कितना बजट अलॉट किया जाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी सर एआई का उपयोग बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है।